चाहिए। अब गरीब अलग हो गया, अब स्टेट वाइज हो गया। आज उत्तर प्रदेश का है, ये महाराष्ट्र का है, ये गुजरात का है, ये इधर का है, उधर का है। अरे ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, केंद्र सरकार उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे स्टेट में एक्सीडेंट हुआ, समाजवादी ने सबसे पहले बोला, सुबह उठते ही, बीजेपी की तो लोगों की नींद भी नहीं खुली थी, पात्रा जी तो उस समय उठे भी नहीं होंगे जब हमने अनाउंस किया था 1 लाख रुपए हर व्यक्ति के जिसकी मृत्यु हुई उसके परिवार को देंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की योगी जी जगह है, तब उनको याद आया, नहीं हम 2 लाख रुपए देंगे। क्या 2 लाख रुपए दोगे आप? एक मृतक की मौत हो गई। सरकार है आपकी, केंद्र में, राज्य में डबल इंजन की सरकार है, आपको तो उनका 10 लाख 20 लाख पैकेज देना चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए जिससे उनका परिवार सेटल हो जाए। ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, ये गरीबों से वोट देना जानते हैं। जब गरीबों की मदद करने की बात आती है तो स्टेट वाइज बात करने लगते हैं। जहां जहां इनकी सरकार नहीं है, क्या गुजरात में मजदूर परेशान नहीं है? क्या गुजरात में मजदूर नहीं घुस रहा है रोड पे? आपने अभी विजुअल देखे होंगे, रोड पे चिल्ला रहा है, मुझे खाना दो, मुझे सैलरी दो, नहीं मुझे यूपी भेजो, मुझे बिहार भेजो, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। गुजरात के कौन है? बीजेपी की गवर्नमेंट है गुजरात में, तब तो आपकी आवाज नहीं निकलती है। कमाल के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसको बांटने में लगे। ये स्टेज वाइज हो गया। अरे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, आप एक ऑर्डर इशू करते कि सारे लोग जाएंगे, सारे लोग को घर पहुंचेंगे, किसी लोग की मृत्यु नहीं होगी, कोई लोग भूखा नहीं मरेगा। आपके यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं इस देश के अंदर। शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी की। आपकी बात राजनीति की बात होने लगती है। भदौरिया एक चीज दिखाते हैं अपने दर्शकों को, सबको पता लगना चाहिए परिस्थिति इस समय देश में कैसी है। और आपने कहा कि मजदूर साइकिल पर जाने को मजबूर है। सर, आपकी पार्टी के नेताजी तो साइकिल पर देखकर उसमें भी आपदा में अवसर तलाश रहे थे कि हमारे चुनाव प्रचार का माध्यम बन जाएगा कि देखो साइकिल ही काम आएगी। पर उससे जुड़ा एक आपको और पहलू दिखाते हैं। एक चिट्ठी लिखी, देखिए, एक व्यक्ति ने, जो मजदूर था, साइकिल उठाकर चोरी करके ले जानी पड़ी उसे, क्योंकि वो अपने दिव्यांग बच्चे को लेकर जाना चाहता था, उसके पास साधन नहीं था, तो वो किसी की साइकिल उठाकर ले गया, लेकिन चिट्ठी लिखकर छोड़ गया, नमस्ते मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं, मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो विकलांग है, चल नहीं सकता, हमें बरेली तक जाना है। ये उस व्यक्ति ने, जो कि साइकिल किसी से बिना इजाजत लेकर चला गया, वहां चिट्ठी छोड़ दी। लेकिन इस साइकिल पर भी राजनीति होगी। संबित पात्रा, जवाब दीजिए जो सवाल अनुराग भदौरिया ने उठाए, उसके बाद भदौरिया जी से भी सवाल लेंगे और माधव आनंद से भी जरा कमेंट लेंगे उस बात पर जो अजय आलोक ने बोली। संविधान क्यों होता है? मानवता खत्म क्यों होगी? इंसानियत खत्म क्यों होगी? अनुराग जी, तो आप बहुत दिन के बाद आए हैं, थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं मैं। एक सेकंड संबित जी, एक सेकंड संबित जी। अनुराग जी बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, आपको एक चीज बता देता हूं। एक तो वैसे ही 24 लोगों ने जान गंवाई है, थोड़ी उनके लिए संवेदना रखते हुए चीखना चिल्लाना, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना, उसको कम कर लें। दूसरा, सर, आप लोग स्काइप के जरिए कनेक्टेड है, मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप लोग एक दूसरे पर चिल्लाएंगे तो दोनों में से किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। सर, केवल इतना मेरा निवेदन है, जब आपका समय हो आप बोले, मैंने कोई टोका टाकी नहीं किया, आपको पूरा 1-1.25 मिनट बोलने दिया, हर वक्ता को बोलने दे रहा हूं, तो प्लीज सर अपने अपने समय पर बोले, अच्छा लगेगा, लोगों को समझ में भी आएगा। संबित पात्रा, जवाब दीजिए कि जब आप वोट लेते हैं तो सब एक होते हैं आपके लिए, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अब जब घर पहुंचाने की बारी आई तो आपने बांट दिया कि राजस्थान का मजदूर है, ये मध्य प्रदेश का मजदूर है, ये छत्तीसगढ़ का मजदूर है। बोलिए। ठीक है, देखिए, पहली बात तो है, आप याद करिए, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा क्योंकि 4-5 प्रश्न आए हैं, मैंने लिख रखा है। नंबर 1, आप याद करिए, औरंगाबाद में जब ट्रेन की पटरी पे चलने से 16 मजदूरों की मृत्यु हो जाती है, तब किसी ने नहीं कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कारण हुआ है, कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं शासन में ढिलाई है उस कारण हुआ है। मोदी जी के कारण हुआ है जी, ये तो महाराष्ट्र की सरकार तो बहुत बढ़िया है। और आज जब उत्तर प्रदेश में हुआ है तो सब कुछ योगी जी के कारण हो गया है। एक्सीडेंट पे भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी राजनीति नहीं की थी, हमने नहीं कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार की गलती है, हमने कहा ये एक्सीडेंट है, दुखद है, और आज भी एक्सीडेंट के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप बार बार कह रहे हैं कि देश तो पूरा एक है, मगर फिर ये हरियाणा के लेबर है, ये श्रमिक उत्तर प्रदेश का है। देखिए जी, कुछ राज्य श्रमिक ज्यादा है उनके राज्यों से, उनके राज्यों में श्रमिकों को पहुंचाना है, एक फेडरल स्ट्रक्चर अर्थात संघीय ढांचा है। इस देश में तो हालत यह है, आप याद करिए, ममता बनर्जी तो अपने ही, हमारे ही बीएसएफ और हमारे आर्मी के जवान जब उनके राज्य में पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि सत्ता से हटाने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आर्मी की इस्तेमाल कर रही है। और नोटिफिकेशन की बात की गई, अभी कहा गया कि नोटिफाई क्यों नहीं किया सेंटर ने। 4-4 चिट्ठियां लिखी गई ममता बनर्जी को, कोई 1-2 चिट्ठी नहीं लिखी गई। ये संघीय ढांचा है, रोज गवर्नर तो एक बार देखा तो रोहित जी आपके शो में बैठे थे, आपके शो में धनखड़ जी बैठ के हाथ जोड़ के ममता जी को
एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं, मैं दूसरों के बीच में नहीं घुमा रहे हैं। और बिल्कुल रोहित जी ने सही कहा कि ये मार्केट घुमा नहीं होनी चाहिए, या मैं भी आपके पीछे बोल सकता हूँ। नहीं तो मैं मजदूरों की बात हो रही है, सुनते पे रहिए ना। मजदूर का आप चलेंगे, कौन बात घुमा रहा है, कौन बात बना रहा है, लोगों को देख के तय करना आता है। तू मैं की डिबेट नहीं है, एक एक करके बोलने सब लोग अपनी बात पब्लिक अपने आप तय कर लेती है। ये दंगल ऐसा है जिसमें रेफरी जनता घर बैठी हुई वो डिसाइड कर लेते हैं किसने बात बनाई किसने घुमाई। देखिए संबित पूरा कीजिए फटाफट, फिर अभय दुबे आपके पास। देखिए रोहित जी अभी अभय दुबे जी ने कहा असीमित पावर होता है सेंटर के पास, सेंटर अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत असीमित पावर का इस्तेमाल करे और राज्यों को दरकिनार करते हुए सबको बराबर से देखे। बिल्कुल हम चाहे, असीमित पावर का अर्थ होता है एक तरह से इमरजेंसी लगा देना। यहाँ तो ममता बनर्जी तैयार ही नहीं है। होम मिनिस्टर को अभी 4 दिन पहले चिट्ठी लिखना पड़ा कि ममता दी कृपया करके ज्यादा ट्रेन अलाउ करो। उस पर भी बहुत धक्का खा के ममता बनर्जी ने कल कहा है चलो 30 तारीख तक 105 ट्रेन अलाउ करेंगे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया उसका। बंगाल के अंदर मैंने आपको संजय सिंह का ट्वीट करके सुनाया ना, जो आपके ही हिसाब से मैथमेटिक्स बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस हिसाब से तो 333 दिन लग जाएंगे लोगों को घर पहुंचाने में। या आप ये मान के बैठे हैं कि 4.5 करोड़ मजदूर घर नहीं जाना चाहते, उनमें से कुछ 20-25 लाख हैं जिनको घर जाना है, मैं बता रहा, बाकी जो जहां है वहां रहने को तैयार है। मैंने तो कहा, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से मैंने आपको शुरू में कहा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, 20 लाख मजदूरों को, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 20 लाख मजदूरों को ही इस पूरे प्रक्रिया में शामिल करना है। ठीक है। अगर 4.5 करोड़ नहीं, वैसे देखा जाए तो माइग्रेंट वर्कर 10 करोड़ हैं इस देश में। अगर 10 करोड़ माइग्रेंट वर्कर का आप आवागमन करेंगे तो आप कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। और आप आज बिहार में पूछिए, मेरे भाई यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बिहार में किस प्रकार से एक चंक में 200 लोग बिना यहाँ से जांच से गए तो उनकी क्या परिस्थिति हुई है। एक गांव पूरा संक्रमित हो चुका है। पंजाब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोनों भाजपा शासित राज्य नहीं है, आपस में अभी तक उनकी लड़ाई चल रही है। आज तक में आमने सामने लड़ाई हो गई उनकी, क्योंकि जांच के बिना उनके यहाँ चले गए थे। तो ये 10 करोड़ लोग आवाजाही नहीं हो सकते। माफी चाहते हुए माधव आनंद से कमेंट ले नहीं पाया अभी तक। अभय जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। माधव आनंद बोलिए। बिहार का जिक्र है, संबित पात्रा ने भी किया, अजय आलोक ने भी किया। वो कह रहे हैं हम जैसा कर रहे हैं वैसा राज्य सरकारें कर लेती तो शायद स्थिति बेहतर होती। रोहित जी, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस विपदा के घड़ी में भी हम सब लोग राजनीति कर रहे हैं। तो आप कहीं भी इनको एक उदाहरण दीजिए, लाशों पर राजनीति पाया जा सकता है, इनको उदाहरण दीजिए आप अपनी बात से। सेंटर और स्टेट दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रवासी मजदूर की बात कर रहे हैं और अजय आलोक जी चूंकि बिहार से और मैं भी बिहार से हूं और संबित जी ने भी बिहार का जिक्र किया, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान कहीं का अगर श्रमिक है, प्रवासी मजदूर है तो वो बिहार का ही है। आपने शुरू से अंत तक देखा कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को पहले तो लादे में नाम मुकुट किया गया, सबसे ज्यादा विलंब अगर कहीं से हुआ तो बिहार सरकार से हुआ। बिहार सरकार ने कहा जब तक केंद्र सरकार अगर अपने नियमों में बदलाव नहीं लाएगा मैं एक भी मजदूर को बिहार में नहीं आने दूंगा। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार लाती है अपने मजदूर को, जब विपक्ष के लोग दबाव डालते हैं तब जो है जाके मजदूर को जो है सो बिहार लाया जाता है। और उसके बाद की स्थिति देखिए, यही हमारे बिहार के श्रमिक हर जगह की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनका कितना योगदान है रोहित जी, वो आप भी जानते हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो। लेकिन आज हमारे बिहार के श्रमिकों की स्थिति क्या है? क्वारंटीन सेंटर की हालत आप देख लीजिए, अभी भी 50,000 के संख्या में बिहार के बॉर्डर पे लोग फंसे हुए हैं, उनके पास कुछ भी सुविधा नहीं है। और सरकार तो कागज पे तो इतना दावा करती है, कागज पे तो दिखाती है कि बिहार से बेहतर सुविधा किसी अन्य प्रदेश में है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार है रोहित जी, दोनों जगह अपनी सरकार है, बीजेपी शासित सरकार है, नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वास्तविकता है कि आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया है कि बिहार के क्वारंटीन सेंटर की क्या स्थिति है, बिहार के श्रमिकों की क्या स्थिति है। और एक बात और कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मैं स्वागत करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मेरे बिहार को भी आत्मनिर्भर बनने दीजिए। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, जो हम लोगों ने मांग की, वो मांग कब पूरा होगा प्रधानमंत्री जी? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक आर्थिक पैकेज दीजिए जिससे कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक दोनों से लड़ा जा सके। माधवानंद, आपकी बात पर अभी संबित से जवाब लें, उसके पहले अभय दुबे जिन्होंने पहले उस बात का जिक्र किया था और मैंने कहा कि थोड़ी देर में आते हैं। अभय जी, कैश का चक्कर क्या? सरकार कह रही है हम खातों में डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रहे हैं, आप लगातार बार बार एक ही बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि कैश दे दो, कैश दे दो, कैश दे दो? रोहित जी, 10 सेकंड तो पहले आपने बहुत अच्छा विषय क्योंकि उठाया, मैं सिर्फ 10 सेकंड उस पर देता हूं।
20,000 ट्रेनें हिंदुस्तान में रोज चलती है, 2,30,00,000 लोगों को रोज ले जाती है और 7,25,000 किलोमीटर चलती है। इच्छा शक्ति का प्रश्न है सरकार की। जहां तक पैकेज की बात है तो मैं बताता हूँ आपको। अब आपने 20,000 ट्रेनों की बात छेड़ी दी है कि 2,30,00,000 लोग रोज ट्रेवल करते हैं, तो क्या आज की स्थिति को आप रोज के दिनों की स्थिति से तुलना कर सकते हैं, या कोरोना के समय में आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हालात बदल गए? आज की बात नहीं थी। एक डब्बे में जिसमें 72 लोग बैठते हैं, 55 लोगों को ट्रेवल कराया जा रहा है कि नहीं? रोहित जी, ये आज खुद भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि भाई हालात अब अलग है का विषय है। या खोल दे सारी ट्रेन, बस चला दे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कौन पैदल जाएगा, कौन साइकिल पे जाएगा, और फिर कोरोना भी साथ में कितना जाएगा, आप लोग टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की नाकाबिलियत है ये सरकारों की, राजनीतिक पार्टियों की। तो इस देश के लोग आज सड़कों पे ऐसे कुचले जाने को, मरने को मजबूर है। इस देश के पास ना इतने अस्पताल है, ना डॉक्टर है, कि आज ये हालत हो गई है इस देश की। और आप लोग बेशर्मी से बजाय इस पर आकर टीवी पर ये स्वीकार करने के कि हम लोग इस देश को इतने वर्षों में इस लायक भी नहीं बना पाए, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और घर चले जाते हैं। पार्टी को बताते हैं कि देखो हम तो दूसरे को नीचा दिखा के आ गए, और ये सब पर लागू है सर। देखिए, नीचा दिखाने का प्रश्न आपने उठाया तो मैं बता दूं, इस देश की केंद्र की सरकार ने 102 चार्टर फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को 16 से 21 मार्च बुलाया है, उन विमानों से जो विमान हिंदुस्तान ने देखे भी नहीं है, फॉल्कन 2000। इसलिए वो वहां विदेश में कमाई कर रहे हैं, डॉलर में कमाई कर रहे हैं, शायद कोई पेट्रोल पंप पे नौकरी करता होगा, कोई किसी सुपर स्टोर में नौकरी करता होगा, तो क्या ये उसका कसूर है? उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए वहां पे? पड़ेगा रोहित जी, 50 दिन हो गए। मुझे एक बात बता दीजिए ना जी, कोई आदमी अगर केरला से जा रहा है गल्फ में, आपके हिसाब से वो करोड़पति आदमी है, लेकिन आप नहीं जानते वो क्या मजदूरी वहां पर करता होगा, चाहिए वहां पर, या आप इस देश में गरीब अमीर के बीच में ऐसे खाई खींचते? सुनिए, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 16 से 21 मार्च की 102 चार्टर फ्लाइट की बात कर रहा हूं, जिनका 1-1 करोड़ रुपए की एक फ्लाइट का किराया दिया गया। वो सुपर रिच लोग, एक विमान में 3 लोग बैठे हैं उसमें से। आप हो तो पता कर लीजिए, इंडिया टुडे ने स्टोरी की है, बहुत बड़ी स्टोरी की है। मैं इस पर आता हूं पैकेज पर, सिर्फ 20 सेकंड में पैकेज पर प्रकाश डालता हूं आपको। इस हिंदुस्तान में 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं, जिसमें से 10 करोड़ मार्जिनल फार्मर हैं। इस देश की वित्त मंत्री ने कहा 3 करोड़ मार्जिनल फार्मर को 4 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया। मार्च 2020 को निर्मला सीतारमण जी जवाब देती लोकसभा में कि पिछले साल मार्जिनल फार्मर को 6 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया। वो मुद्रा योजना की बात करते हैं, 1500 करोड़ रुपए की राहत, 3 करोड़ लोगों को 500 रुपए की राहत उन्होंने बांट दी। वो श्रमिकों के खाते में 1 पैसा भी वो डालना नहीं चाहते हैं। मैं साफ कहता हूं उनको कि जो एमएसएमई से लेकर, किसान से लेकर मार्जिनल फार्मर तक बात किए, 1 पैसा एक आदमी के खाते में तो गया हो तो बता दो। सिर्फ कर्ज और कर्ज, जब डिमांड ही नहीं है तो क्या कर्ज दोगे आप? 8 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड है। बैंकों ने आरबीआई में फिर पार्क किया कि कोई लोन देने वाला नहीं। और आज की बात नहीं है, ये कोविड क्राइसिस के पहले की बात बता रहा हूं। 58 साल का सबसे कम क्रेडिट लिया है उद्योगपतियों ने। 70 साल में सबसे ज्यादा कंजम्पशन कम हुआ। रूरल और अर्बन डिमांड में आप उठाकर देख लीजिए एनएसओ की रिपोर्ट, वो साफ कहती है कि ऐसे हालात निर्मित नहीं हुए। तो ये कोविड के पहले की परिस्थितियां थी। आज आंखों में धूल झोंकना बंद करें। अगर सरकार सच में मदद करना चाहती है संबित पात्रा जी, तो खरीफ की बुआई का समय है। आखिरी 10 सेकंड में बताता हूं कि सिर्फ 25% किसानों की फसलों का प्रोक्योरमेंट सरकार करती है। 100 करोड़ टन के लगभग गेहूं का उत्पादन हुआ है, वो सिर्फ 25% प्रोक्योर कर रही है। 1,92,500 करोड़ रुपए की अकेली गेहूं की फसल है। 60% फसल बर्बाद हो रही है। केले की, संतरे की, पपीता की, देश के सब्जी और फल की। जरूरी नहीं है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको पूरा दोहराना ही है उसको, या उन्होंने जो प्रेस नोट रिलीज किया वो पूरा पढ़ के सुनाना ही है आपको। टू द पॉइंट बात कर लेते हैं, मुद्दे पर कर लेते हैं बात। केवल मोटी मोटी बातें उसमें से आपने कह दी हैं, उस पर जवाब लेने का समय तो दीजिए कम से कम वापस। या आपने तय किया कि सारा पढ़ना है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। नहीं, पढ़ने का अभ्यास नहीं है सर। संबित पात्रा बहुत छोटा जवाब, उसके बाद अजय आलोक और अनुराग भदौरिया बोलेंगे। जल्दी संबित पात्रा जवाब। देखिए, आज मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था। राहुल गांधी जी का 2 मुख्य बिंदु था। प्रथम बिंदु था कि हाथ में पैसा दो, हाथ में पैसा दो, हाथ में पैसा दो, आप डायरेक्ट बेनिफिट दो।
देखिए रोहित जी, आप इतने वर्षों से हिंदुस्तान को देख रहे हैं, जो काम इतने वर्षों तक नहीं हो पाया कि डीबीटी के सिस्टम को ठीक कर सके देश। पहले बिचौलिए होते थे, दलाल होते थे। राजीव गांधी खुद कहते थे 100 पैसे भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है। आज हाथ पे पैसे गया है, ये लिस्ट लेके आया हूं। आपने कहा छोटे में बोलना है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला हूं, यहाँ नहीं पढ़ूंगा। कैसे 40 करोड़ लोगों तक कितना कितना पैसा गया है, ये सब लिखा हुआ है। समय नहीं है इसलिए आपने अनुमति नहीं दी तो पढ़ नहीं रहा हूं। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि मैं दूर से देख रहा हूं, दूर से देख रहा हूं, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। राहुल गांधी भैया, किनारे पे खड़े होकर, लाइट हाउस पर खड़े होकर दूर से तूफान देखना अलग बात है। कश्ती पर सवार होकर मल्हार बनकर तूफान को बचाना, कश्ती को, ये फिर आ गए बीच में। मैं तो बीच में बोल, सुनिए, पहले इनको शांति हम तो निश्चित किनारों पे खड़े ही नहीं है। रोहित जी, मैं तो बीच में बोलता नहीं हूँ कभी भी। अबे जी आप बोलिए तो मैं पढ़ देता हूँ। रोहित जी, मैं कभी किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। पूरा प्रेस ऐसे आप बोले तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ पूरा, ताकि उसके बाद वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप बोले देखिए मैंने कुछ नहीं टोका, ना किसी और वक्ता ने टोका। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अब स्काइप के जरिए जब आप कनेक्ट होते हैं तो फिर सुनने में भी देरी होती है और आपके जवाब को वापस आने में भी 3-4-5 सेकंड का समय लगता है। तो सर उसमें घपला हो जाता है, लीजिए जरा आराम से, घालमेल से गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है एक एक करके बात कर लीजिए, कम से कम वापस जाएं तो आपकी पार्टी के लोग कहें तो कि आपने अच्छा बोला, आपकी बात सुन पाए। ये तो ना कहें कि क्या करके आए हो, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। सभी जी फटाफट पूरा कीजिए। अनुराग भदौरिया, अजय लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी। फटाफटी कर रहा हूँ बीच, हाँ फटाफटी कर रहा हूँ। देखिए, दूर से खड़े होकर तूफान आ रहा है कहना बहुत आसान है, मगर कश्ती पे सवार होकर मल्हार बनकर तूफान से कश्ती को बचाना ये मोदी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी बोल रहे थे कार्बोरेटर में फ्यूल भेजो, कार्बोरेटर में फ्यूल भेजो। अरे भैया राहुल गांधी जी, कार्बोरेटर में इतने वर्षों तक भ्रष्टाचार जमा हुआ था, साफ भी किया है, फ्यूल भी भेजा है, इंजन चल रही है, चिंता मत करो आप। देश को निकाल के मोदी जी लेके जाएंगे और कर भी रहे हैं। आप बोले तो मैं ये पढ़ दूं अमाउंट कितना कितना किसके अकाउंट में गया है, ताकि इनको सुविधा हो। सर आज आपकी पार्टी 6 साल के जश्न के मोड में भी आ गई। आपकी पार्टी ने वीडियो ट्वीट किया बहुत लंबा सा एक, कि 6 साल बेमिसाल। उसमें अगर आप यही बताते रहेंगे कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार का कार्बोरेटर में जमा कर रखा था, उसको साफ करने में टाइम लगता जा रहा है, तो लोग सर आपको डिस्काउंट देंगे नहीं। मैं केवल इतनी जानकारी दे रहा हूँ आपको, आपसे कमेंट नहीं मांग रहा हूँ, मेरा कमेंट है सर। अब मैं अनुराग भदौरिया और अजय आलोक से फटाफट एक कमेंट ले रहा हूँ।